स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक हो गए, साथ खैरियत से हो गए। स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम वो था चैप्टर नंबर 19 और वो स्टूडेंट जो चैप्टर है हमारे पास ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम, उसमें रिड्यूस सिलेबस के यहाँ पे अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड में जो जो टॉपिक्स अब हमारे पास थे वो हमने सारे कवर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटी टेस्ट के लिहाज से और फेडरल बोर्ड के लिहाज से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट्स आपके पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले या इसका लेक्चर देखने से पहले आप पहले चैप्टर नंबर 13 की अच्छी तरह रिवीजन करें। आप 1-2 घंटे लगा के चैप्टर नंबर 13 में जो जो मेन कंसेप्ट जो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 उसी का आपके पास कंसिक्वेंस है। तो अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन या यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या फिनोमेना है इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम असल में चैप्टर नंबर 13 में एक चीज़ हमने डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में, और हमने स्टूडेंट ये चीज़ डिस्कस की थी कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा वहाँ पे क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और स्टूडेंट्स, ये हमने इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर भी देखा था कि अगर आप एक वायर लो और उस वायर में से अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो कराओ तो उस वायर में के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो फील्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो सबसे पहला टॉपिक था चैप्टर नंबर 13 का। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर आप एक सोलिनॉइड लो या कॉइल लो और उस कॉइल में से भी अगर आप करंट फ्लो कराओ तो वो कॉइल भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और हमने ये कहा था कि वो कॉइल जो है या सोलिनॉइड जो है वो ऐसा बार मैग्नेट बिहेव करता है। और ये जो स्टूडेंट्स सारे मैग्नेट्स हम डिस्कस कर रहे थे ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि किसी भी करंट की वजह से जनरेट हों। एक आप परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं लेकिन वो वीक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम खुद अपने मैग्नेट्स बनाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था करंट अगर हम प्रोवाइड करें किसी भी आप वायर में या किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कॉइल में, सॉलिनॉइड में, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऑब्वियस चीज़ है ये। इसी तरह फिर हमने टॉर्क वाला टॉपिक देखा था कि अगर आप एक कॉइल लो, उस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करो और उस कॉइल में से भी आप करंट फ्लो कराओ तो 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी, एक एक्सटर्नल और एक उस कॉइल की जो कि करंट की वजह से। और हमने कहा था कि फिर वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ आपके पास यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी और उसकी वजह से वो कॉइल रोटेशन स्टार्ट कर देगी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 अच्छी तरह आप पहले एक दफ़ा रिवाइज करें, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर पे आए। अब स्टूडेंट्स, देखा क्या गया, अब ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी भी वायर में से करंट फ्लो कराओ तो वो वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ऑस्टेड ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट में एक चीज रिसर्च की ये चीज शुरू हो गई कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा रहे हैं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे 1831 में 2 साइंटिस्ट थे, एक थे फैराडे और एक थे हेनरी। उन 2 साइंटिस्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर आप किसी एक कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड क्या करो, चेंज करो, जिस तरह एक कंडक्टर अगर रखा हुआ है और अगर आप उस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराओ, मतलब अगर आप मैग्नेट्स को मूव कराओ तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। तो मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जिस तरह इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है उसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ और इस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। और ये 2 साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, आपके पास यहाँ पे फैराडे और जोसेफ हेनरी, जिन्होंने ये 2 साइंटिस्ट ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया। तो इसकी डिटेल स्टूडेंट्स अभी आपको चैप्टर के आगे आगे समझ आएगी, ये सिर्फ एक समरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की देखो डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप एक कंडक्टर लो और उस कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है उसको आप चेंज करो, उस फ्लक्स को चेंज करने की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस फिनोमेना को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन में देखो, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स साथ में लिंकिंग द कंडक्टर चेंजेस। अब लिंकिंग का मतलब देखो मतलब क्या है, जिस तरह अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊं, मैंने एक कंडक्टर बनाया, कंडक्टर कोई भी चीज हो सकती है, वायर हो सकती है, कॉइल हो सकती है, मैंने अभी एक कंडक्टर बनाया
और इस कंडक्टर में से मैंने कहा कि जी यहाँ से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो ये वो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या ये 3 फ्लक्स वो है जो कि इस कॉइल के साथ लिंक्ड हुआ हुआ है। अब अगर मैं इसको बढ़ाकर कितना कर दूं, इसको बढ़ाकर अगर मैं 5 कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा कि इस कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड हुआ था, फ्लक्स की लिंकेज थी, उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे यही मतलब है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स साथ में लिंकिंग द कंडक्टर या कॉइल चेंजेस, अगर आप ये काम करो, किसी भी कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा था उसको अगर आप चेंज करो, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। इस प्रोसेस से होगा क्या, जब आप इस कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करोगे ना, तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ को हम नाम देंगे इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस क्यों नाम दे रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, अब ईएमएफ जो वर्ड है ना, वैसे अगर आपको चैप्टर नंबर 12 याद हो, ईएमएफ वर्ड वैसे यूज होता था किसी बैटरी के वोल्टेज के लिए। जो बैटरी का एक वोल्टेज होता था उसको हम ईएमएफ नाम देते थे, लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ है कोई बैटरी वगैरह की वजह से हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो हम खुद इंड्यूस करा रहे हैं, प्रोड्यूस करा रहे हैं, और किस तरीके से प्रोड्यूस करा रहे हैं, फ्लक्स के चेंज करने की वजह से। इसलिए हम कहेंगे एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल या कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, अब स्टूडेंट्स क्या चीज है, अगर आप एक कंडक्टर लो और उस कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको अगर आप चेंज करो किसी भी तरीके से, अभी हम आगे तरीके भी देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि आप किसी एक कंडक्टर का फ्लक्स चेंज कर सको, और उस फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उस वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। इस फिनोमेना को हमने या इस प्रोसेस को नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे देखो स्टूडेंट्स, हमें एक बात समझ आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हमने करानी है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कराना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्लक्स में चेंज। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल या कंडक्टर। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो, अगर आपने किसी भी कंडक्टर में अगर ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो उस कंडक्टर में के अक्रॉस क्या चीज चेंज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो फ्लक्स चेंज होना चाहिए जो कि उस कॉइल के साथ लिंक्ड है। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर की डेफिनेशन है। अब हम आते हैं कि कितने मेथड्स हैं जिससे आप ईएमएफ जो है इंड्यूस करा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो आपके यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस के यहाँ पे अकॉर्डिंग जो अब टॉपिक है सबसे पहला वो है फैराडे लॉ। यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स हम किन किन तरीकों से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तब भी आपको इस चैप्टर की अच्छी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे, ये तरीके हैं, और भी काफी सारी आपके पास काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में या वैसे जो जनरली मेथड्स अडॉप्टेड होते हैं वो ये हैं। बारी बारी इन सब यहाँ पे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेट। ठीक है, अब कंडक्टर तो एक जनरल वर्ड है, मैं यहाँ पे कंडक्टर की जगह कॉइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट पहला मेथड समझते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड कॉइल क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक कॉइल ली और उस कॉइल को मैंने एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और गैल्वानोमीटर के साथ क्यों कनेक्ट किया, ताकि अगर इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट या इस सर्किट में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो तो मुझे पता चल जाए। और स्टूडेंट, मैंने साथ में क्या किया, मैंने एक मैग्नेट रखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये दोनों चीजें स्टैटिक हैं, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही, होगा क्या, ये अब एक परमानेंट मैग्नेट है, इस मैग्नेट की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से भी पास कर रही होंगी। ठीक है, समझ लें, अभी इस कॉइल में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 4 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हमने ये बात कही कि ईएमएफ वहां इंड्यूस होता है जहां पे फ्लक्स में चेंज आ रहा हो। अभी इस कॉइल में से सिर्फ 4 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स कांस्टेंट है। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इस सर्किट में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। अब ईएमएफ इंड्यूस कराने के स्टूडेंट तरीके देखें। मैंने इसमें फ्लक्स चेंज करना है। चेंज का स्टूडेंट एक चीज याद रखें, चेंज का मतलब ज्यादा या कम नहीं होता, दोनों। चेंज का मतलब है कि फ्लक्स, इस तरह मैं कह रहा हूं चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स आप ज्यादा भी कर सकते हो और फ्लक्स कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस पूरे सर्किट को स्टैटिक रखा हुआ है और इस चीज को डायनेमिक। स्टैटिक चीज उसको कहेंगे जो चीज मूव ना कर रही हो, आपके पास स्टेशनरी हो, और डायनेमिक जो चीज मोशन में हो, मूव कर रही हो। हम क्या करेंगे, अब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब मूव कराएंगे।
अभी देखें, अभी स्टूडेंट्स इसके दरमियान डिस्टेंस था, तो अभी कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही थी? 4 फील्ड लाइंस पास कर रही थी। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर आना शुरू करूंगा तो होगा क्या, इस कॉइल का फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ लें, जैसे मैं इस मैग्नेट को करीब लाया, इस मैग्नेट के करीब लाने से हुआ क्या, 4 की जगह फील्ड लाइंस कितनी हो गई? 4 की जगह फील्ड लाइंस 7 हो गई। अब देखें स्टूडेंट, फ्लक्स में चेंज आया ना, पहले कितना फ्लक्स पास कर रहा था? 4। मैं जैसे ही इस मैग्नेट को करीब लाया तो फ्लक्स हो गया 4 की जगह 7, तो फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उसकी वजह से करंट। तो हमें पता किस तरह चला करंट फ्लो हुआ? गैल्वानोमीटर ने फौरन रीडिंग शो की। तो असल में स्टूडेंट जो मैक्सवेल, आपके यहाँ फैराडे ने और हेनरी ने भी जो ऑब्जर्वेशन की थी वो यही ऑब्जर्वेशन थी कि मैग्नेट मूव किया, उसकी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इधर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। एक तो तरीका यह है, और वो क्या है कि आप इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर आए। एक और तरीके से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, और वो दूसरा तरीका क्या है, आप इस मैग्नेट को दूर ले जाएं, है ना। क्योंकि देखो स्टूडेंट, हमें कंसर्न सिर्फ फ्लक्स के चेंज से है, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि फ्लक्स ज्यादा हो या कम हो, बस किसी भी तरीके से आप फ्लक्स में चेंज ले आओ। और फ्लक्स में चेंज लाने का दूसरा तरीका है आप मैग्नेट को पीछे मूव करा दें, बैकवर्ड। अब समझ लें, अभी कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 7। मैं जैसे ही मैग्नेट को पीछे लेकर जाऊंगा तो दोबारा क्या होगा? दोबारा फ्लक्स 7 की जगह समझ लें 4 हो गया। तो फ्लक्स में चेंज तो आया ना, पहले फ्लक्स 7 पास कर रहा था, जैसे ही आप मैग्नेट को पीछे लेकर गए फ्लक्स 7 की जगह 4 हो गया, और दोबारा फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट, और इस गैल्वानोमीटर ने दोबारा रीडिंग शो की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये तरीका था कि जब हमने मैग्नेट को मूव कराया और हमारे पास गैल्वानोमीटर जो था वो स्टैटिक था, वो मूव नहीं कर रहा था। अब आप स्टूडेंट खुद सोचें, इसी तरीके को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? वो ये तरीका है कि अब आप इसको स्टैटिक कर दो, इसको अब आप मूव ना करो, और इवन अब आप इस कॉइल को मूव करो। देखें, होगा ना, सेम वही प्रोसेस होगा। अब आप इसको फिक्स कर दें, अब आप मैग्नेट को मूव ना करो, और अब आप किसको मूव करो? इस पूरी कॉइल को, या आप ये तो पूरी कॉइल को। अब होगा क्या, अभी ये कॉइल स्टूडेंट दूर है, जैसे ही आप इस कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये कॉइल मैग्नेट के दूर थी इसमें से फ्लक्स कम पास कर रहा था, जैसे ही आप इस कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर गए फ्लक्स ज्यादा होना शुरू हो गया, फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट। सेकंड चीज, आप इस कॉइल को दूर भी लेकर जा सकते हो, जैसे से आप इस कॉइल को दूर लेकर जाओगे फ्लक्स लिंकेज कम होगी, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। ये स्टूडेंट पहला तरीका है। अच्छा, इसमें अगर आप एक और नाम देखो, इसमें नाम यूज हुआ है रिलेटिव मोशन। अब स्टूडेंट जो चीज पूछते हैं कि अगर हम इन दोनों को मूव कराएं, देखें स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों को सेम स्पीड के साथ मूव कराओ तो इस कॉइल के फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जिस तरह समझ लें, दो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट आगे है और एक स्टूडेंट उससे पीछे है, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो क्या पीछे वाला स्टूडेंट कभी आगे वाले स्टूडेंट को कैच कर पाएगा? कभी भी नहीं कैच कर पाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों चीजों को सेम स्पीड के साथ मूव कराओ, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। आपने इनके दरमियान रिलेटिव मोशन करानी है, ठीक है, मतलब एक चीज को लगे कि दूसरी चीज मूव कर रही है, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। अगर आप दोनों को सेम स्पीड से मूव कराओगे तो इसके लिहाज से ये चीज रेस्ट में होगी और इसके लिहाज से ये चीज रेस्ट में होगी, जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो रिलेटिव मोशन का। इसी तरह स्टूडेंट, बस अगर आप इन दोनों को अगर आप मूव कराओ और इन दोनों को अगर आप एक दूसरे के इस तरह मूव कराओ, अब करीब लेकर आओ, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी मदद से कॉइल और यहाँ पे मैग्नेट को यूज करके ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं। इसको कहते हैं बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेट। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि अगर आपने दोनों को इस तरह मूव कराना है कि दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन हो। पहला तरीका, या तो मैग्नेट को रेस्ट में कर दो, कॉइल को मूव करा दो। सेकंड तरीका, इस कॉइल को मूव करा दो, मैग्नेट को रेस्ट में अब यहाँ पे कर दो, और इसी के वाइस वर्सा। या फिर तीसरा तरीका यह है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब अप्रोच करो, या दोनों को आप एक दूसरे के साथ दूर करो, लेकिन दोनों को सेम स्पीड से नहीं कराना। सेकंड मेथड पे आते हैं स्टूडेंट्स, और वो है बाय चेंजिंग एरिया। अच्छा, अब एरिया वाला तरीका समझाने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये आपने याद किस तरह रखना है। देखें स्टूडेंट्स, फ्लक्स का फॉर्मूला आप पिछले चैप्टर में आप यहां पे पढ़ चुके हो, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है।
अब अभी हमने शुरू में एक बात ये कही कि हमारा कंसर्न जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो चेंज इन फ्लक्स से है। तो अगर मैं यहां पे दोनों साइड चेंज से मल्टीप्लाई करूं, डेल्टा यहां पे शो कर रहा है स्टूडेंट्स चेंज, तो चेंज इन फ्लक्स में लाने के देखिए स्टूडेंट कितने तरीके हैं। ये जो मैंने डेल्टा लिखा, चेंज लिखा, ये चेंज मैं मैग्नेटिक फील्ड में भी लेकर आ सकता हूं, ये चेंज मैं ए में भी लेकर आ सकता हूं, अब एरिया में भी, और ये चेंज स्टूडेंट्स मैं थीटा में भी लेकर आ सकता हूं। तो ये नेक्स्ट 3 मेथड्स हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएं, अगर आप ए में चेंज लाएं, एरिया में चेंज लाएं, और अगर आप थीटा में चेंज लाएं, और थीटा किसके दरमियान एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान। तो हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं अगर हम एरिया में चेंज लाएं, तो ये हमारे पास सेकंड हेडिंग है, बाय चेंजिंग एरिया। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्रॉस शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है या इनटू द प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है या इनटू द प्लेन कह लो। यहां पे मैंने एक कॉइल रखी इस तरह, ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अंदर जा रही है और आपने इस तरह आपने कॉइल रखी हुई है। अभी अगर आप स्टूडेंट्स देखो, और इस कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स अगर अभी आप यहां पे देखो तो इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? इस कॉइल में से सिर्फ 2 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसमें कोई ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगा? कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इस कॉइल को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, समझ ले ये कॉइल ऐसी है जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो। तो अगर मैं इस कॉइल को स्ट्रेच करके खींच दूं, जिस तरह आपके पास रबर बैंड होता है, तो इस कॉइल को मैंने स्ट्रेच करके इस तरह कर दिया। अब जरा देखें स्टूडेंट, पहले इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा था? 2, और अब इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? ये 2 भी पास कर रहा है, और 4 फील्ड लाइंस नहीं हो गई, तो 6 फ्लक्स पास कर रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आया ना, तो जब जब मैं इसका एरिया बढ़ा रहा होगा, इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा होगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब है इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं इसका एरिया चेंज करूंगा, इधर यहाँ पे गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करेगा, जो कि शो करेगा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। अभी तो मैं स्टूडेंट्स एरिया को बढ़ा रहा हूं, देखो मैं अगर एरिया कम कर दूं तब भी यही सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि हमें कंसर्न फ्लक्स के चेंज से है, हमें कम या ज्यादा से कंसर्न नहीं है। अगर मैं इस कॉइल को दोबारा कंप्रेस करूं तो फ्लक्स अभी ज्यादा पास कर रहा था, जैसे जैसे इसको मैं कंप्रेस करूंगा इसका एरिया कम होगा। एरिया कम होने से फ्लक्स की लिंकेज भी कम होगी, और फ्लक्स लिंकेज होने से फ्लक्स कम होने का मतलब है फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इधर गैल्वानोमीटर इंड्यूस्ड करंट शो करेगा। तो ये स्टूडेंट्स एक सेकंड मेथड है जो कि कहते हैं बाय चेंजिंग एरिया, कि आप क्या चेंज करो? एरिया चेंज करो, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेथड है वो है बाय चेंजिंग थीटा, या उसको आप ओरिएंटेशन भी कह सकते हो, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। अब इसमें क्या है स्टूडेंट? वही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और समझ, ठीक है। अब देखें, अभी ये कॉइल इस तरह रखी हुई है, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके यहाँ पे इस तरह जा रही है इनसाइड, और ये कॉइल इस तरह रखी हुई। तो अभी तकरीबन सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस कॉइल में से पास कर रही हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर रीडिंग कोई नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि इधर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूं, समझे, जिस तरह ये कॉइल इस तरह रखी हुई है, अभी सारे के सारी फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूं इस तरह, अब देखें स्टूडेंट, जैसे ही मैं इसकी रोटेशन स्टार्ट करूंगा, अभी समझने 100 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, फील्ड लाइंस 100 की जगह 90 हो गई, फ्लक्स में चेंज आया। फिर मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रोटेट किया, तो अब यहाँ पे और कम हो गई, 50 हो गई, फिर 30, और एक पॉइंट आया, फील्ड लाइन 0 हो गई। तो जैसे जैसे आप इस कॉइल को रोटेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम होती रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इधर इंड्यूस्ड करंट, और ये गैल्वानोमीटर आपको करंट की रीडिंग शो करेगा। तो स्टूडेंट ये थर्ड मेथड है जिसमें हम थीटा यहाँ पे चेंज करके सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो देखें, हमने ए डिस्कस कर लिया, एरिया डिस्कस कर लिया, थीटा डिस्कस कर लिया, लास्ट मेथड रह गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। फोर्थ मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्टूडेंट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनकी आप मैग्नेटिक फील्ड करंट से कंट्रोल कर सको। तो
इनको इतना हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको इस तरह समझ सकते हो। अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे बनाऊं, इस तरह स्टूडेंट, ये मैंने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह बनाया? मैं ये चीज, अब कोई आपके पास यहाँ पे आपके पास कंडक्टर नहीं थी, ये चीज आपके पास मैग्नेट नहीं थी, इसको मैंने मैग्नेट खुद बनाया। किस तरह प्रोवाइड किया? मैंने इसको करंट प्रोवाइड किया। करंट प्रोवाइड करने से ये चीज नॉर्थ बन गई और ये चीज साउथ बन गई। अब इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है करंट पे। जितना ज्यादा मैं करंट प्रोवाइड करूंगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी स्ट्रांग होगी। समझ लें, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने 100 जनरेट की क्योंकि मैंने करंट कम प्रोवाइड किया हुआ था। अगर मैं करंट की वैल्यू को ज्यादा कर दूंगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा हो जाएंगी। और अगर मैंने यहां पे कोई कॉइल रखी हुई है तो देखें, अभी समझ लें इसमें से 100 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैं पीछे का करंट ही बढ़ा दूं, करंट अब बढ़ने से होगा क्या? करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। इस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स में चेंज आया और इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये एक तरीका है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप ना एरिया चेंज करते हो ना थीटा चेंज करते हो, जो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसकी स्ट्रेंथ को आप वेरी करते हो। और किस तरह वेरी करते हो? बाय यूजिंग करंट। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास मेथड है, अब वो लास्ट मेथड है बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे भी, लेकिन यहां पे उसने शुरू में डिस्कस किया हुआ है इसको। तो स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स यूज होंगी। एक ये कॉइल हमारे पास है और दूसरी कॉइल जो है हमारे पास इस तरह की कॉइल है। ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, इस कॉइल में हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ गैल्वानोमीटर लगाया। इसको भी हम आगे देखेंगे भी, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यहां हमने एक बैटरी लगाई और उस बैटरी के साथ हमने एक रियोस्टेट लगाया, मतलब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। होगा क्या स्टूडेंट? इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने की वजह से ये चीज बार मैग्नेट बिहेव करेगी। जब ये चीज बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रही है तो ये चीज क्या जनरेट करेगी? ये चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ ना कुछ सेकेंडरी में से भी पास करेंगे, इस कॉइल में से भी पास करेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी इस कॉइल में कोई भी करंट नहीं होगा। क्यों नहीं करंट होगा? क्योंकि इस कॉइल में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। समझ लें, इसने 100 प्रोड्यूस की और 100 में से 70 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से गुजर रही हैं, तो क्या फ्लक्स में चेंज आ रहा है? नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। अब मैंने इस सर्किट में, अगर मैं इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं तो डेफिनेटली इस सर्किट का भी चेंज होगा। और इस सर्किट में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या चीज करूंगा? मैं सर्किट का करंट चेंज करूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर आप करंट चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर आप इस सर्किट में अगर आप करंट चेंज करो, उस करंट चेंज होने की वजह से इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इस कॉइल की। जब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो डेफिनेटली इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली इस कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि इसी का फ्लक्स जो है इस कॉइल में से गुजर रहा है। और जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इस तरीके को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि दो कॉइल्स की मदद से भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये 5 मेथड आपने प्रिपेयर नहीं करने, लेकिन समझने हैं अच्छी तरह, और ये मेथड्स आपको हेल्प करेंगे अगले टॉपिक्स आपको समझने में। उसके बाद स्टूडेंट, एक टर्म जो बहुत ज्यादा यूज होगी इस चैप्टर में, वो यूज होगी फ्लक्स और साथ में लिंकेज। देखिए, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, अब जरा देखें। फ्लक्स लिंकेज क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। कि दो चीजों का बस ये प्रोडक्ट है। किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? कि उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है और दूसरा उस कॉइल में से फ्लक्स अब कितना गुजर रहा है, उसको हम फ्लक्स लिंकिंग कहते हैं। इन दोनों चीजों के प्रोडक्ट को या इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको नाम देते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने कहा फ्लक्स लिंकेज किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स एंड द फ्लक्स साथ में लिंकिंग द कॉइल। तो फाई जो है ये है फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल और एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला है। और फाई का फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बीए। तो स्टूडेंट, ये फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हमने स्टूडेंट शुरू में कहा कि फैराडे और जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे इंडक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व किया। और फिर फैराडे ने इस चीज पे काफी ज्यादा रिसर्च की
और काफ़ी ज़्यादा इस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को समराइज करके उसने कुछ लॉज दिए जिसको हम फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और फेरेडे की स्टूडेंट वैसे ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में भी अगर आप देखो तो आप फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हो, इसी तरह फिजिक्स में भी फेरेडे की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट उन दो लॉज को मैंने जरा समराइज किया है। तो सबसे पहले हमने कहा फेरेडे प्रपोज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला सबसे आसान सा है जो हम पीछे बार बार अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको फेरेडे ने समराइज किया। उसने ये कहा कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट कह लें या विद अ कंडक्टर कह लें, एक ही बात है, चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ये स्टूडेंट हमने पीछे भी कहा है कि अगर आप किसी भी एक यहाँ पे कंडक्टर किसी भी सर्किट के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको अगर आप क्या करो, चेंज करो, मतलब फ्लक्स को चेंज करो, उसकी वजह से उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है जरा, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। देखें स्टूडेंट, ये बड़ी समझने वाली बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सर्किट में या इंड्यूस्ड करंट उस सर्किट में सिर्फ उस वक्त तक एग्जिस्ट करेगा जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा हो। जिस तरह जरा आप जरा इसको समझें इस तरह, मैंने कहा एक कॉइल है जिसमें से फ्लक्स पास कर रहा है 50, उस कॉइल में अभी कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने उधर अब मैंने किसी तरीके से उस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर दिया। फ्लक्स मैंने 50 की जगह मैंने अब कर दिया 100। अब देखें स्टूडेंट, जब तक मैं फ्लक्स में चेंज ला रहा हूं ना, मतलब जिस तरह मैंने 50 से पहले 60 किया होगा, 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से 100, जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा उस वक्त तक उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कॉइल को 100 फ्लक्स पे लाकर छोड़ दिया, अब देखें दोबारा फ्लक्स क्या हो गया, दोबारा फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। जिसको आप इस तरह समझ सकते हैं, पहले मैंने फ्लक्स 50 से 100 किया, अब जिस टाइम मैं फ्लक्स को चेंज कर रहा होगा ना, ईएमएफ सिर्फ उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे ही मैंने 100 पे लाकर कॉइल को छोड़ दिया, अब इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? 100। लेकिन क्या कॉइल के फ्लक्स में चेंज आ रहा है? नहीं चेंज आ रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये लाइन स्टूडेंट बड़ी समझने वाली है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट का मतलब है उस वक्त तक रहेगा एज लॉन्ग एज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। जब तक आप फ्लक्स को कंटिन्यू चेंज इन फ्लक्स को कंटिन्यू करोगे उस वक्त तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। जैसे ही आपने चेंज लाना छोड़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाएगा। जिस तरह मैग्नेट वाले भी हमने केस में देखा कि अगर आप उस मैग्नेट को, और कॉइल है, इस तरह ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, जब तक आप मैग्नेट को मूव कराते रहोगे ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आपने मैग्नेट को मूव कराना छोड़ा, ईएमएफ खत्म, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप मैग्नेट को स्टैटिक रखो, जब तक आप कॉइल को चेंज कराओगे, कॉइल को मूव कराओगे, उस वक्त तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही आपने कॉइल को मूव कराना छोड़ा, फ्लक्स में चेंज नहीं आया और इंड्यूस ईएमएफ खत्म। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हमने सेकंड डिस्कस किया था बाय चेंजिंग अब एरिया, जब तक आप उस कॉइल का एरिया चेंज कर रहे होगे, खींच रहे होगे, कंप्रेस कर रहे होगे, खींच रहे होगे, कंप्रेस कर रहे होगे, उस वक्त तक उसका ईएमएफ चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आप उसके एरिया को कांस्टेंट रख दोगे, चेंज करना छोड़ दोगे, ईएमएफ दोबारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला जो तरीका था रोटेशन, जब तक आप उस कॉइल को रोटेट कराओगे उस वक्त तक उसका फ्लक्स चेंज होगा और उस वक्त तक ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आप उसको रोटेट कराना छोड़ दोगे, ईएमएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सेम फॉर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे भी, जब तक आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, और म्यूचुअल इंडक्शन में भी सेम ये चीज है, जब तक आप करंट चेंज करते रहोगे उस वक्त तक एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और वो कब तक एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट आपको उसके बारे में बताता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये इससे में थोड़ा सा मैथमेटिकल है। पहले फैराडे ने जो लॉ दिया वो एक जनरल था, वो ईएमएफ के प्रोसीजर के बारे में बताता था, लेकिन ईएमएफ आपके पास यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा उसके बारे में नहीं बताता था। उसके बाद फैराडे ने काफी एक्सपेरिमेंट और किए और उससे इसने जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली, और यहाँ पे इसने मैथमेटिकल फॉर्म ये निकाली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये जो भी रिलेशंस होते हैं ना, कि ये डायरेक्टली, इनवर्सली, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलते हैं। एज सच आप इसमें गेस नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने बेशुमार किए थे, जिसके बाद उसने ये रिजल्ट निकाला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो होगा कितना, कम होगा या ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब देखें स्टूडेंट, जहां पे भी रेट का वर्ड आएगा, रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज को भी हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? हमने इसको नाम दिया n फाई और उसका चेंज। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल पे आते हैं। अभी पहले जरा आप एक यहाँ पे सिनेरियो लेते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, मतलब एक कॉइल है जिसमें काफी ज्यादा टर्न्स हैं। और मैंने कहा स्टूडेंट्स उसका जो उस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंकेज था, पहले फ्लक्स लिंकेज था phi 1 और मैंने उस कॉइल का फ्लक्स जो है वो चेंज कर दिया, मैंने phi 1 से phi 2 कर दिया। हो सकता है मैंने फ्लक्स ज्यादा किया हो सकता है मैंने फ्लक्स कम किया हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, सिर्फ कंसर्न किस चीज से है? चेंज से है। और ये मैंने जो फ्लक्स चेंज किया phi 1 से phi 2, डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा ना। जिस तरह मैंने कॉइल को मूव कराया कुछ ना कुछ टाइम लगा, या मैंने एरिया चेंज किया कोई ना कुछ टाइम लगा। तो ये जो मैंने फ्लक्स चेंज किया phi 1 से phi 2, इस चेंज को लेकर आने में मुझे कितना टाइम लगा? मुझे टाइम लगा डेल्टा टी। ठीक है, तो एक कॉइल जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स n है और उसका मैंने फ्लक्स चेंज किया phi 1 से phi 2 और इस चेंज को लेकर आने में मुझे टाइम लगा डेल्टा टी। स्टूडेंट अभी फेराडे का सेकंड लॉ जो था वो ये था कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अब इसी को जरा मैथमेटिकली टर्म्स में लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये जो सिंबल ईएमएफ का आप पिछले चैप्टर नंबर 12 में यूज करते थे सेम वही है, लेकिन यहाँ पे आप इसको आप ग्रीक में क्या कहते हो? एप्सिलॉन। लेकिन अब इसको आप यहाँ पे जो नाम दोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दोगे। ठीक है, ईएमएफ तो सिर्फ बैटरी के लिए, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ दिस। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। देखें ये पूरी चीज स्टूडेंट जो है ये फ्लक्स लिंकेज है, मतलब n फाई जो था ये फ्लक्स लिंकेज था और इसके साथ आप कह रहे हो कि चेंज। तो चेंज देखें स्टूडेंट अगर मैं लिखूं तो चेंज या तो n के साथ आएगा या फाई के साथ आएगा। तो n तो स्टूडेंट एक कांस्टेंट है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप पहले फाई बाहर लिख दो और अंदर फ्लक्स लिंकेज लिख दो। और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? n फाई। फिर आप ये सोचो कि ये फाई किसके साथ आएगा? n के साथ या फाई के साथ? तो आप डेफिनेटली n एक कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आ सकता, तो चेंज डेफिनेटली किस में आएगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। तो ये आप जो यहाँ पे डेल्टा का सिंबल है वो आप फ्लक्स के साथ लिखोगे तो ये चीज बन जाएगी। फिर एक और चीज स्टूडेंट, आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को k नाम दे दिया। और स्टूडेंट्स ये आप जब डायमेंशनल यहाँ पे एनालिसिस से और बाय एक्सपेरिमेंटली ये जो कांस्टेंट्स की यूनिट्स तो आप डायमेंशन आप एनालिसिस से निकाल सकते हो, लेकिन इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमेशा थ्रू एक्सपेरिमेंट्स निकलती हैं और फेराडे ने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, E is induced EMF is directly proportional to या is equal to rate of change of flux linkage with respect to time। इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपने कहीं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता हो, आपको चेंज इन फ्लक्स पता हो कि फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स फिजिक्स में तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसी चैप्टर में और मैथ्स में जब आप ये क्वेश्चन लिखते हो तो यहाँ जो चेंज है मैथ्स में आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप जब चीज करोगे तो आप डेरिवेटिव लोगे, और क्योंकि डेरिवेटिव भी जो है वो चेंज ही बताता है, तो अगर आपको एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फ्लक्स की आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और अगर वो आपसे ईएमएफ निकालने को कहे तो आप उस फ्लक्स की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके उसको n के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट स्टूडेंट इसमें जो चीज है वो ये चीज है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, वो हमेशा उसी कॉज को अपोज करता है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ये बात इतनी समझ ना आए, लेकिन लेंस लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ेगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसी कॉज को अपोज करता है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टूडेंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, तो वो फ्लक्स के चेंज को ही क्या करेगा? अपोज करेगा। ऐसा क्यों होता है, किस तरह करेगा, ये आगे की बात है, लेकिन सिर्फ अभी ये चीज याद रखें। और एक और चीज स्टूडेंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक बेस्ट मेथड यूज करेंगे, वो है लेंस लॉ। ठीक है, तो लेंस लॉ इस इक्वेशन में कहां पे आएगा? वो ये माइनस साइन। तो ये जो स्टूडेंट माइनस साइन है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है लेंस लॉ, और माइनस साइन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा इस चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्योंकि स्टूडेंट फिजिक्स में जो माइनस साइन है एक तो अपोजिशन की सेंस में भी यूज होता है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन यही शो कर रहा है कि लेंस लॉ, और लेंस लॉ ये कहता है कि ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ अब हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये स्टूडेंट हम ये जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर में पढ़ेंगे लेंस लॉ में। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने अच्छी तरह लेक्चर देखना है, और इस रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्यूरीज हो तो आप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।